पिछले वीडियो में हम लोग सक्रियता श्रेणी के बारे में पढ़ चुके थे। अब हमारी अगली हेडिंग होगी धातुएं और अधातुएं कैसे अभिक्रिया करती हैं। कहने का मतलब कि धातु और अधातु आपस में कैसे अभिक्रिया करते हैं। इसको समझने के लिए कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिसको जानना हमें ज़रूरी है, इसलिए कि 9th में भी उसको हम डिटेल से नहीं पढ़ पाए थे और 10th में भी डायरेक्ट इसका एप्लीकेशन है, तो थोड़ा सा हम जानने की कोशिश करते हैं। वैसे 9th में कुछ हल्का फुल्का बताए थे कुछ लोग, कुछ एक सेक्शन में, तो उन लोगों को पता भी होगा, लेकिन यहाँ पे हम फिर उसको रिपीट करते हैं। एक बार दो बार आप भी दोहरा के पढ़ लेंगे तो याद हो जाएगा। ठीक है, धातुएं और अधातुएं कैसे अभिक्रिया करती हैं। अक्रिय गैसों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अगर आप लोगों ने आवर्त सारणी में जो सबसे दाहिने तरफ जो ग्रुप होता है, वह ग्रुप मतलब 18 नंबर वाला ग्रुप अक्रिय गैसों का ग्रुप है। ठीक है, तो उन्हीं अक्रिय गैसों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम यहाँ पे देखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना हम 9th में सीख चुके हैं, इसलिए यहाँ भी मतलब उसी के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को हम कुछ एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लिख करके उसके बाद उसी के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम अक्रिय गैसों के बारे में जानते हैं। तो कुल मिला के अक्रिय गैसें ये हैं: हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान और रेडान। तो हम हाई स्कूल में मतलब कि 10th क्लास का ये वीडियो है, इसलिए हमको सिर्फ 3 का याद होना चाहिए। 3 ही अक्रिय गैसों के बारे में, एक हीलियम, एक नियान और एक आर्गन। मतलब इन 3 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको आना चाहिए और इनका ये परमाणु क्रमांक है। हीलियम का परमाणु क्रमांक 2, नियान का परमाणु क्रमांक 10, आर्गन का परमाणु क्रमांक 18, क्रिप्टॉन का परमाणु क्रमांक 36, जेनान का होता है 54 और रेडान का होता है 86। ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए, इसके लिए कुछ करना नहीं है। पहले का मान लीजिए 2 है, हीलियम का 2 है, तो 2 में अगर 8 जोड़ें तो कितना हो जाएगा 10, 10 में फिर 8 जोड़ो तो कितना हो जाएगा 18, फिर 18 में 18 जोड़ेंगे तो कितना होगा 36, फिर 36 में 18 जोड़ो तो कितना होगा 54 और फिर 54 में 32 जोड़ोगे तो हो जाएगा 86। मतलब ये नंबर आपको याद होना चाहिए, 8, 8, 18, 18, 32। फर्स्ट ग्रुप के लिए एक और नंबर होता है 2, मतलब 8, 8, 18, 18, 32। अगर आपको याद है, किसी एक एलिमेंट का परमाणु क्रमांक याद है, तो उसमें 8, 8 जोड़ के आप धीरे धीरे मतलब उस ग्रुप में सबका परमाणु क्रमांक बता देंगे। अगर हीलियम के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन होता है। किसी भी एलिमेंट का जो परमाणु क्रमांक होता है उसके इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी वही होती है। तो हीलियम का परमाणु क्रमांक 2, मतलब हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2, नियान में 2, 8, मतलब कुल मिला कितना हो गया 10। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा 2, 8, आर्गन का 2, 8, 8, क्रिप्टॉन का 2, 8, 18, 8, जेनान का 2, 8, 18, 18, 8 और रेडान का 2, 8, 18, 32, 18, 8। कहने का मतलब ये है, तो बस हमको यही बताना है कि अक्रिय गैसों के बाहरी कोश, सबसे बाहरी कोश है ये। कोश का मतलब ये KLMNOP इससे डिनोट करते हैं हम उसको। तो सबसे बाहरी कोश, पहले कोश को कहते हैं K, दूसरे को L, तीसरे को M और चौथे को N बोलते हैं। 4 कोश। तो बाहरी कोश में कितने, हीलियम के बाहरी कोश या भीतरी कोश एक ही कोश है, तो 2 इलेक्ट्रॉन। नियान में 8 इलेक्ट्रॉन, आर्गन में 8 इलेक्ट्रॉन, क्रिप्टॉन के बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन, जेनान के भी बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन और इसके भी बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये गैसें अक्रिय हैं। अक्रिय का मतलब होता है कि ये किसी भी तत्वों से अभिक्रिया नहीं करती हैं या किसी भी यौगिक से अभिक्रिया नहीं करती हैं, जिसकी वजह से इनके बाहर, क्यों, कारण इसका सिर्फ यही है कि इनके बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसलिए केमिस्ट्री में जो है ना, ये जब हम बैलेंसी पढ़ते हैं संयोजकता, तो 8 इलेक्ट्रॉन को हम अष्टक विन्यास के नाम से जानते हैं। अगर किसी भी एलिमेंट के बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाता है तो उस एलिमेंट को भी हम अक्रिय मान लेते हैं, मतलब अस्थाई मान लेते हैं, स्टेबल। ठीक है, इसी अक्रिय गैस के बेस पर हम संयोजकता के बारे में पढ़ेंगे, इसलिए कि धातुएं और अधातुएं आपस में अभिक्रिया करती हैं, मतलब आपस में मिल करके इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण से बॉन्ड बनाती हैं और एक कंपाउंड का निर्माण करती हैं। तो सबसे पहले आपको ये हीलियम, नियान, आर्गन, कम से कम 3 एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आना चाहिए।
और सबसे बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो नियान और आर्गन में 8 इलेक्ट्रॉन और हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन। क्लियर। किसी भी तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में प्रयुक्त सबसे बाहरी कोष को संयोजकता कोष कहते हैं। इसके पहले भी बता चुके हैं, वैसे आप भी जान लीजिए। किसी भी तत्व का अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लिखेंगे तो जो सबसे बाहरी कोष होता है उसी को हम संयोजकता कोष बोलते हैं या बाह्यतम। सबसे बाहरी कोष को क्या कहते हैं? संयोजकता कोष। और उस कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं? संयोजकता इलेक्ट्रॉन। किसी भी तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसी भी तत्व के बाह्य कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को ही हम संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं और उस बाहरी कोष को हम क्या कहते हैं? संयोजकता कोष। क्लियर। अक्रिय गैसों के बारे में, अक्रिय गैसें अस्थायी होती हैं क्योंकि इनके संयोजकता कोष में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 8 इलेक्ट्रॉन का मतलब अस्थायी विन्यास होता है। 8 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से अक्रिय गैसें अस्थायी होती हैं। 8 इलेक्ट्रॉन वाले विन्यास को हम अष्टक विन्यास भी कहते हैं। अक्रिय गैसें इसीलिए अक्रिय होती हैं क्योंकि उनका बाहरी कोष पूर्ण रूप से भरा होता है। पूर्ण रूप से भरा होने का मतलब बाहरी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है। अष्टक विन्यास एक अस्थायी विन्यास माना जाता है। हीलियम के बाह्य कोष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, याद रखिएगा ये। मतलब अक्रिय गैसों में हीलियम ही एक ऐसा परमाणु है जिसके बाहरी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन की जगह पर कितने होते हैं? सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन होता है। अब कुछ हम धातु और कुछ अधातु के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। उसी से आपको मतलब अगर क्वेश्चन भी देना होगा तो उसी से देंगे, उन्हीं धातुओं से। इतना ही आपको पढ़ना है, बहुत ज़्यादा डिटेल है हमें अभी 10th में नहीं पढ़ना है, तो देख लीजिए थोड़ा सा। कुछ धातु और धातु कौन कौन हम लिए हैं? सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, पोटेशियम और कैल्शियम। तो सोडियम का परमाणु क्रमांक 11, मैग्नीशियम का 12, एल्युमिनियम का 13। ये परमाणु क्रमांक है, देख लीजिए, हम लिखे नहीं है, याद रखिएगा। सोडियम का परमाणु क्रमांक 11, मैग्नीशियम का 12, एल्युमिनियम का 13, पोटेशियम का 19, कैल्शियम का 20। अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें तो 2 8 1, 2 8 2, 2 8 3, 2 8 8 1, 2 8 8 2। कोष की बात करें KLMN। ठीक है। अधातु में चले जाएं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। बस इतना ही जानिए, इससे आपका पूरा जितनी ज़रूरत है यहाँ पे पता चल जाएगा। तो 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? 2 5, ऑक्सीजन का 2 6, फ्लोरीन का 2 7, सल्फ़र का 2 8 6, फास्फोरस का 2 8 5, फ्लोरीन का 2 7, क्लोरीन का 2 8 7। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लोग लिखना जानते हैं। सब जनरल चीज़ें इतना जानना पड़ेगा आपको। अगर ये जान लिए तो थोड़ा सा मतलब कि स्ट्रक्चर बनाना आसान हो जाएगा, वरना डायरेक्ट एप्लीकेशन भी सीखना है। कुछ नहीं आता है तो रटना ही पड़ेगा। तो ध्यान से अगर वीडियो 1-2 बार देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। संयोजकता कोष पूर्ण होने के कारण उत्कृष्ट गैसें बहुत कम अभिक्रियाशील, लगभग अक्रिय होती हैं। मतलब लगभग अभिक्रियाशील नहीं होती, अभिक्रिया नहीं करती हैं, अक्रिय होती हैं। संयोजकता कोष पूर्ण होने के कारण, संयोजकता कोष पूर्ण होने का मतलब क्या हुआ? संयोजकता कोष में कितने इलेक्ट्रॉन? 8 इलेक्ट्रॉन। उत्कृष्ट गैसें वही अक्रिय गैसें बहुत कम अभिक्रियाशील, लगभग अक्रिय होती हैं। अगर कोई तत्व अक्रिय गैस की संरचना यानी अष्टक विन्यास प्राप्त करता है तो वह भी अस्थायी अर्थात अक्रियाशील हो जाता है, अक्रिय हो जाता है। अगर कोई भी तत्व अक्रिय गैस की संरचना प्राप्त कर ले, अक्रिय गैस की संरचना प्राप्त करने से क्या मतलब है कि अपने बाहरी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन कर ले, मतलब अक्रिय गैस जैसा विन्यास बना ले। इस तरह अक्रिय गैसों के बाहरी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसी तरह अगर किसी भी तत्व के बाहरी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो वह भी तत्व अस्थायी हो जाएगा, यानी अक्रिय मतलब कि अनअभिक्रियाशील हो जाएगा, अभिक्रिया उसकी नहीं होगी। कोई भी एलिमेंट चाहता है कि हम अस्थायी हो जाएं, और अस्थायित्व को प्राप्त करने के लिए ही वो एक दूसरे एलिमेंट के साथ बंध बनाता है। कभी कभी क्वेश्चन ऐसा बनता है कि तत्व बंध क्यों बनाते हैं, यौगिक क्यों बनाते हैं? तो अस्थायित्व प्राप्त करने के लिए कोई भी तत्व क्या करता है? बॉन्डिंग करता है। धातुएं तथा अधातुएं अक्रिय गैस की अस्थायी संरचना प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रॉन त्यागती हैं अथवा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती हैं, चाहे धातु हो चाहे अधातु हो। अगर अक्रिय गैस की संरचना प्राप्त करना है तो या तो वह इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे या इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे। कहने का मतलब यह है कि धातुएं इलेक्ट्रॉन त्याग करके
अक्रिय गैस की संरचना प्राप्त करती हैं, जबकि अधातुएं इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अक्रिय गैस की संरचना प्राप्त करती हैं। इसी के बेस पर धातु और अधातु की डिफिनीशन है यहाँ पे कि वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हैं धातु कहलाते हैं। जो इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बनाएंगे और अक्रिय गैस की संरचना प्राप्त कर लेंगे वही क्या कहलाएंगे, धनायन। तो अक्रिय गैस की संरचना से बस यही मतलब रखिएगा कि जिस तरह से अक्रिय गैस के बाहरी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसी तरह कोई भी एलिमेंट अस्थायित्व प्राप्त करने के लिए अपने बाहरी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन लाने की कोशिश में रहता है, चाहे वह इलेक्ट्रॉन उसे त्याग करना पड़े चाहे इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना पड़े। जो ईजी मैटर होता है उसी के बेस पर वो अपना बिहेव दर्शाता है, रिएक्ट दिखाता है। वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग के धनायन बनाते हैं धातु कहलाते हैं। सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। सोडियम के बाहरी कोष में 2, 8 1 इलेक्ट्रॉन होता है। अब ये बताओ अक्रिय गैस बाहरी कोष में 1 इलेक्ट्रॉन है, अगर ये 7 इलेक्ट्रॉन कहीं से इसको मिल जाए तब इसके बाहरी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ये एक कंडीशन ये है कि ये इलेक्ट्रॉन निकाल दे, यही इसका बाहरी कोष हो जाएगा। तो आसान कौन है, 1 इलेक्ट्रॉन निकालना या 7 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना? ईजी मैटर क्या है इसके लिए, 1 इलेक्ट्रॉन त्यागना। यही 1 इलेक्ट्रॉन निकाल करके क्या बना लेता है, Na+2 8। इसके इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 10। संरचना किस टाइप की हो गई, नियान में। ठीक है, अगर कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बनाता है तो उसको हम धातु कहते हैं। वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाते हैं अधातु कहलाते हैं। ऑक्सीजन, क्लोरीन, सल्फर आदि। 2 6 है तो 6 इलेक्ट्रॉन त्याग के हीलियम की संरचना प्राप्त कर सकता है ऑक्सीजन, या 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके नियान की संरचना प्राप्त करता है। तो 6 इलेक्ट्रॉन त्यागने से आसान है 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना, इसलिए ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके 2 माइनस चार्ज इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो निगेटिव चार्ज होगा। तो 2 8 इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी थी यहाँ पे, 6 2 8, 2 और हो गए, कितने हो गए, 10। तो ये किसकी संरचना प्राप्त कर लिया, नियान की। क्लियर। धातुएं इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बनाती हैं, जबकि अधातुएं इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाती हैं। ठीक है, अब संयोजकता के बारे में थोड़ा सा हम डिटेल में समझते हैं। कोई भी धातु अक्रिय गैस की संयोजकता प्राप्त करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉनों अक्रिय गैस की संरचना, कोई भी धातु अक्रिय गैस की संरचना प्राप्त करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है, इलेक्ट्रॉनों की वह संख्या उस धातु या तत्व की संयोजकता कहलाती है। जैसे सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन त्याग करके नियान Na की संरचना प्राप्त करता है तथा Na+ आयन बनाता है, अतः सोडियम की संयोजकता 1 है। एकदम डिटेल में लिख दिए हैं, एक बार पढ़ लेंगे बिल्कुल समझ में आ जाएगा। कोई भी अधातु जितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अक्रिय गैस की संरचना प्राप्त करती है, इलेक्ट्रॉनों की वह संख्या उस धातु या तत्व की संयोजकता कहलाती है। जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन परमाणु 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके आर्गन Ar की संरचना प्राप्त करता है तथा Cl- आयन बनाता है, अतः Cl की संयोजकता 1 होगी। क्लियर। धातु तथा अधातु एक दूसरे से वैद्युत संयोजक बंध या आयनिक बंध द्वारा जुड़े होते हैं। धातु अधातु मिलेंगे तो कौन सा बंध बनेगा, हमेशा याद रखिएगा धातुओं और अधातुओं के बीच हमेशा वैद्युत संयोजक बंध बनता है। अब क्वेश्चन ये आएगा कि वैद्युत संयोजक बंध किसे कहते हैं, तो वैद्युत संयोजक बंध या आयनिक बंध क्या होता है, 2 तत्वों के बीच इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से जो बंध बनते हैं उस बंध को वैद्युत संयोजक बंध या आयनिक बंध कहते हैं। ठीक है, 2 तत्वों के बीच इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से जो बंध बनते हैं उस बंध को वैद्युत संयोजक बंध या आयनिक बंध कहते हैं। तो आयनिक बंध क्यों कहते हैं, मान लीजिए इलेक्ट्रॉनों के, मान लीजिए 2 एलिमेंट हैं हमारा, एक है सोडियम और एक है क्लोरीन। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका लिखें तो 2 8 1 और क्लोरीन का लिखें तो 2 8 7। तो अपने ही टाइप का मतलब कि एलिमेंट वो ढूंढता है। अगर कोई धातु है तो ऐसा धातु ढूंढेगा कि जितने इलेक्ट्रॉन इसके पास ज़्यादा होंगे उतना ही इलेक्ट्रॉन उसके पास कम हो, कि दोनों के बीच इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हो जाए। स्थानांतरण का मतलब हो जाए 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाला हो और 1 इलेक्ट्रॉन देने वाला हो। अब यहाँ पे क्या है, इसको देखो 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है क्लोरीन को, और सोडियम के 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो ये क्या करेगा ना, 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। ये डोनेट कर दिया क्लोरीन को, जिसकी वजह से ये Na+ बनेगा और ये एक्सेप्ट किया है तो इस पर क्या बनेगा, Cl-। अब देखिए ये धनायन और ऋणायन बना, तो आयनों के बीच बनने वाले बंध को हम आयनिक बंध कहते हैं। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से आयन बनते हैं, विपरीत आवेशित आयन बनते हैं, और विपरीत आवेशित आयनों के बीच में जो बंध बनता है उसको हम क्या कहते हैं, आयनिक बंध। क्लियर।
इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से विपरीत आवेशित आयन बनते हैं। अगर एक धनायन बनेगा तो दूसरा ऋणायन बनेगा, और दोनों के बीच, धनायन और ऋणायन के बीच जो बंध बनता है उसी बंध को हम आयनिक बंध या वैद्युत संयोजक बंध भी कहते हैं। उदाहरण है सोडियम क्लोराइड का बनना। पूरा डिटेल हम एक लिखवा दे रहे हैं, उसके बाद अगर किसी ज़रूर डिटेल की तो ज़्यादा ज़रूरत नहीं है आपको, लेकिन समझने के लिए लिख दे रहे हैं। अगर एक ही सेंटेंस आपका याद होगा तो ये हमेशा के लिए, चाहे आप आगे भी पढ़ने जाएंगे फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर कहीं भी, तो यहाँ पे जब केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे तो वहाँ पे ये लैंग्वेज आपको काफ़ी मदद करेगा, हेल्प देगा। सोडियम क्लोराइड का बनना। NaCl में सोडियम तथा क्लोरीन परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्नलिखित हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लेंगे जो जो एलिमेंट होते हैं इसमें। तो Na का 11 होता है परमाणु क्रमांक, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 1, क्लोरीन 17 2 8 7। अब यहाँ देखो सब जो चीज़ है वही दिखाना है। अब कहा जाए कि सोडियम के संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, संयोजकता कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो 1, यही भारी कोष है। इसी तरह अगर क्लोरीन के संयोजकता कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 7। सोडियम परमाणु जब क्लोरीन परमाणु से संयोजन करता है तो अपनी बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉन क्लोरीन परमाणु को स्थानांतरित कर देता है, ट्रांसफ़र कर देता है, जिससे सोडियम परमाणु Na+ आयन में तथा क्लोरीन परमाणु Cl- क्लोराइड आयन में परिवर्तित होकर अक्रिय गैसों क्रमशः नियान सोडियम नियान और क्लोरीन आर्गन के समान अष्टक विन्यास अर्थात अस्थायी विन्यास प्राप्त कर लेते हैं। क्लियर। और प्राप्त Na+ और Cl- आयन एक दूसरे के साथ स्थिर वैद्युत आकर्षण बल द्वारा बंधकर Na+ Cl- वैद्युत संयोजी यौगिक का निर्माण करते हैं, जिसमें Na+ और Cl- आयनों के मध्य वैद्युत संयोजी या आयनिक आबंध होता है। इसको अगर हमको दिखाना होगा तो कैसे दिखाएंगे, मेन यही है दिखाना। आपसे क्वेश्चन कुछ नहीं पूछेगा, यही पूछेगा कि निर्माण दर्शाइए। तो एकदम क्या करना है, Na लिख देना है। सोडियम के बाहरी कोष में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 ही इलेक्ट्रॉन, बाह्य कोष के इलेक्ट्रॉन को ही हम दर्शाते हैं। और ये कहा जाए तो सोडियम परमाणु की ये लुईस बिंदु संरचना या इलेक्ट्रॉनिक संरचना कहलाती है। Na कोई भी एलिमेंट लिख करके उसके अगल बगल अगर आप इलेक्ट्रॉन दिखा दें, इलेक्ट्रॉन को हम क्रॉस से भी दिखा सकते हैं, गोला बना के भी दिखा सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो जो बाहरी कोष का इलेक्ट्रॉन अगर उसके साथ लग गया तो वह उस एलिमेंट का क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। तो अन्य बाहरी कोष में 1 इलेक्ट्रॉन, इसको हम दिखाएंगे 2 8 1। बाहर कितना है, 1 दिखा दिया हमने। क्लोरीन के बाहरी कोष में 2 8 7 इलेक्ट्रॉन है, तो काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन। अब क्या कह रहा है ना, सोडियम क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन दे रहा है। ये तीर बना हुआ है, तीर का हेड जो देता है, जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उसकी तरफ तीर का हेड होता है, और जो इलेक्ट्रॉन देता है उसकी तरफ तीर का टेल होता है। अब ये इलेक्ट्रॉन 1 दे दिया, इसलिए इस पर क्या हो गया, Na+ कितने इलेक्ट्रॉन से 11, अब कितना हो गए 10। संरचना क्या हो गई 2 8। तो ये किसकी संरचना प्राप्त कर रहा है, नियान की। क्लियर। अब यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है, तो 1 2 3 4 5 6 7। ये गोला वाला इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का है, ये क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन, और ये जो क्रॉस वाला इलेक्ट्रॉन है किससे लिया है, सोडियम से। कुल मिला के 1 इलेक्ट्रॉन लिया है, तो लेने की वजह से इस पर क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज। तो कुल मिला के 17 इलेक्ट्रॉन थे ना, 8 2 10 7 17। अब कितने हो गए, 18। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, 2 8 8। किसकी संरचना हो गई, आर्गन की। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं Na+ Cl- या NaCl। क्लियर। अगर लिख लो मान लो MgCl2 का बनना, तब हम लैंग्वेज की जगह पर डायरेक्ट हम स्ट्रक्चर समझा रहे हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दोनों एलिमेंट का लिखते हैं। तो 2 एलिमेंट है, एक है मैग्नीशियम और एक है क्लोरीन। मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 12। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, 2 8 2। क्लोरीन कितना होता है, 17। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, 2 8 7। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं। उसके बाद अब पूछा जाए कि मैग्नीशियम के संयोजकता कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो 2। क्लोरीन के संयोजकता कितने कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 7। क्लोरीन की संख्या कितनी है, 2। तो मैग्नीशियम कितना इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, तभी तो ये बाहरी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। और ये 1 क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है। क्लोरीन की संख्या कितनी है, 2। तो ये 2 त्यागेगा, इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों क्लोरीन 1 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे।
अगर हमको इसको दिखाना होगा तो कैसे दिखाएंगे, देख लीजिए रिप्रेजेंटेशन इसका। मैग्नीशियम Mg282, ठीक है, दिखा देंगे 2 इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन 287, दोनों क्लोरीन का सेम होगा विन्यास, तो 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन। इसका भी 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन। 1 इलेक्ट्रॉन ये क्लोरीन लेगा इसका, फिर 1 इलेक्ट्रॉन ये क्लोरीन लेगा। कुल मिला के कितना इलेक्ट्रॉन दिया मैग्नीशियम? 2। मैग्नीशियम में कितना हो जाएगा? 2 + 2 इलेक्ट्रॉन त्यागने की वजह से बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन। संरचना किसकी प्राप्त किया? नियॉन की। क्लियर? ये 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया तो 1 2 3 4 5 6 7 इसका है गोला वाला, 1 क्रॉस वाला किसका है? मैग्नीशियम का। कुल कितने हो गए? 8। 1 एक्सेप्ट किया इसलिए चार्ज माइनस। यहाँ पे भी वही कंडीशन 1 2 3 4 5 6 7, 1 क्रॉस वाला, कुल मिला कितना हो गए? 8। ये संरचना किसकी प्राप्त किया? आर्गन की। तो क्या बनेगा? Mg+2 Cl- या इसी को हम क्या लिख सकते हैं? MgCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है, अब 2 स्ट्रक्चर आपको बनाना है इसी बेस पर। वीडियो को ध्यान से देख लेंगे 1-2 बार तो शायद समझ में आ जाएगा, और बना करके ज़रूर बना करके दिखाइएगा। कैल्शियम क्लोराइड का बनना, CaCl2 का बनना आपको इसी तरह दर्शाना है, ज़्यादा लैंग्वेज नहीं लिखना है। जैसे हम मैग्नीशियम क्लोराइड का बनाए हैं वैसे ही आप कैल्शियम क्लोराइड का बना करके दिखा दीजिएगा, और मैग्नीशियम ऑक्साइड का भी दिखा दीजिएगा बना करके। ठीक है। लुईस बिंदु संरचना क्या होता है देखेंगे। किसी अणु के निर्माण में परमाणुओं के केवल संयोजकता कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन ही भाग लेते हैं। मतलब कोई किसी भी अणु के निर्माण में, किसी भी अणु का जब निर्माण होगा, इसलिए कि परमाणुओं से मिलकर अणु बनते हैं तो निर्माण होता है, तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं ना, जो संयोजकता कोश में इलेक्ट्रॉन होते हैं वही इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। ठीक है। अमेरिकन वैज्ञानिक G.N. लुईस ने इन संयोजी इलेक्ट्रॉनों को प्रदर्शित करने के लिए प्रतीक दिए, जिन्हें लुईस बिंदु प्रतीक कहते हैं, या इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना भी बोलते हैं इसको। तो कहने का मतलब लुईस बिंदु संरचना या इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना किसी भी एलिमेंट का लिखने को बोलेगा तो तरीका हम बता दे रहे हैं, बाकी आप समझ लीजिएगा। मान लीजिए तत्व है लिथियम Li, परमाणु क्रमांक 3 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा? 2 1। तो कहा जाए कि लिथियम की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना लिखिए। ठीक है। करना क्या है? लिथियम का संकेत लिखना है, और बाह्य कोश में जितना इलेक्ट्रॉन है वही दिखा देना है। मतलब संयोजकता कोश में जो इलेक्ट्रॉन है वही इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दिखा देना है। क्लियर? बेरिलियम बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन? 2, तो Be 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। इसी तरह बोरान के बाहरी कोश में 3, तो बोरान की लुईस बिंदु संरचना B है, 3 इलेक्ट्रॉन। कार्बन के बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन, तो कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन दिखा देंगे। तो आपकी मर्जी है, चाहे गोला से दिखाएँ चाहे क्रॉस से दिखाएँ। नाइट्रोजन के बाहरी कोश में 5 इलेक्ट्रॉन, इसलिए नाइट्रोजन लिख के 1 2 3 4 5 दिखा देंगे। ऑक्सीजन के बाहरी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन, इसलिए ऑक्सीजन लिख के 1 2 3 4 5 6। आपकी मर्जी, चाहे गोला बनाओ चाहे क्रॉस, या आप इसके लिए आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं, जो चाहे बना सकते हैं। फ्लोरीन के बाहरी कोश में 7 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 दिखा देंगे फ्लोरीन का संकेत लिख करके। नियान के बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन, लियान लिख के 2 4 6 8। ठीक है। लुईस बिंदु संरचना उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया हो। करना कुछ नहीं है, जिस भी एलिमेंट की लुईस बिंदु संरचना पूछेगा उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लीजिएगा, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के बाद देख लीजिएगा बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। अगर बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉन आपको पता है तो उस तत्व का संकेत लिखिए, और जितने इलेक्ट्रॉन है उस इलेक्ट्रॉन को या तो गोले से या क्रॉस से आप दर्शा दीजिएगा। 2-3 क्वेश्चन है, सॉल्व कर लीजिएगा, आपके बुक के ही हैं। सोडियम, ऑक्सीजन और मैग्नीशियम के लिए इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना लिखिए। चाहे इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना पूछे चाहे लुईस बिंदु संरचना पूछे, यही लिखना है। ठीक है। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण द्वारा Na2O और MgO का निर्माण दर्शाइए। MgO तो ऊपर हम दे चुके हैं, तो Na2O यहाँ से बना लीजिएगा कुल मिला के। ठीक है। और पूछ रहा है कि इन यौगिकों में कौन से आयन उपस्थित हैं, मतलब Na2O में कौन कौन आयन उपस्थित हैं और MgO में कौन कौन आयन उपस्थित हैं। क्लियर? तो इतना आप करके सॉल्व करके और अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा। इसके बाद आयनिक यौगिकों के गुणधर्म है, तो हम चाहेंगे कि उसको आप अपने मतलब कि बुक से पढ़ लेंगे NCERT के, इसलिए कि इस साल जो 30% सिलेबस कम हुआ है तो उसमें उसको सिलेबस से बाहर कर दिया गया है। मतलब आयनिक यौगिकों का निर्माण और आयनिक यौगिकों के गुणधर्म इस साल सिलेबस में नहीं है। धातु अधातुओं के गुणधर्म ये भी आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है। तो इसको आप लोग मतलब इस साल के लिए निकाल दिया गया है, लेकिन ये जो हम पढ़ाए हैं ये बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि लुईस बिंदु संरचना पूछेगा
तो लुईस बिंदु संरचना के लिए जानना ज़रूरी है। और आयनिक यौगिकों का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, मतलब किस तरह से इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित करते हैं, यौगिक का निर्माण करते हैं, इसको भी जानना आपको ज़रूरी था। तो बता दिए, उम्मीद करते हैं कि अच्छे से वीडियो देखेंगे तो कंप्लीट तैयार हो जाएगा। थैंक यू।